जगदीश चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिसे भारत में शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन उनके द्वारा की गई रिसर्च ने जैसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनकी रिसर्च ने पूरे विश्व को एक नए एहसास से रूबरू कराया। भारत के एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जिन्होंने ये साबित किया कि जानवरों और पौधों दोनों में बहुत कुछ समानता है और पौधों में भी भावनाएं होती हैं। इसी के साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लांट साइंस एंड रेडियो फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही उनकी अर्ली लाइफ, एजुकेशन और किस तरह उन्होंने पौधों का अध्ययन शुरू किया, ये सब जानेंगे। मैं हूं श्रुति चौरसिया और द हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 में विक्रमपुर, जो आज बांग्लादेश का पार्ट है और मुंशीगंज के नाम से जाना जाता है, वहां हुआ। उनके पिता भगवत चंद्र बोस एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और उनकी मां प्रसन्ना कुमारी देवी एक जमींदार परिवार से थी। जब जगदीश केवल 2 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए वह अपने चाचा के साथ रहे। उनका पालन पोषण शुद्ध भारतीय परंपराओं और संस्कृति के प्रति समर्पित घर में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल से प्रारंभ की, क्योंकि उनके पिता का मानना था कि बोस को अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा पढ़ने से पहले अपनी मातृभाषा बंगाली सीखनी चाहिए। 1915 में विक्रमपुर सम्मेलन में जगदीश चंद्र बोस अपने स्कूलिंग के अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि जब वह अपनी स्कूलिंग कर रहे थे, उस समय बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजना एक रिच फैमिली का प्रतीक होता था। जिस स्थानीय स्कूल में मुझे भेजा गया, वहां मेरे पिता के मुस्लिम परिचारक का बेटा मेरी दाहिनी ओर और एक मछुआरे का बेटा मेरी बाहिनी तरफ बैठता था। वे मेरे साथी थे और मैंने पक्षियों, जानवरों और जलीय जीवों की उनकी कहानियां मंत्रमुग्ध होकर सुनी। शायद उन कहानियों ने मेरे मन में प्रकृति की कार्य प्रणालियों की जांच करने में गहरी रुचि पैदा की और मेरी इस बचपन की दोस्ती के कारण ही मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि ऐसे प्राणी भी थे जिन्हें नीची जाति का लेवल दिया जा सकता था और दोनों समुदायों, हिंदू और मुसलमानों के बीच एक आम समस्या मौजूद थी, जो वास्तव में अंग्रेजों की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या थी। खैर, अपनी गांव की शिक्षा पूरी करने के बाद बोस कलकत्ता आ गए और वहां के सबसे फेमस स्कूल सेंट जेवियर्स स्कूल में एडमिशन लिया। वहां अपनी पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात जेसुइट फादर यूजीन लाफोंट से हुई, जिन्होंने उनकी नेचुरल साइंस के विकास को बहुत प्रभावित किया। इसके बाद वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। वहां उन्होंने नेचुरल साइंस की डिग्री ली और 1885 में भारत वापस आ गए। बोस को 1885 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में फिजिक्स के ऑफिशिएटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन दिनों ऐसे पद केवल यूरोपियंस को ही दिए जाते थे, मगर जगदीश चंद्र बोस ने अपनी टीचिंग स्टाइल और एक्सपेरिमेंट्स के चलते इस पद को हासिल किया, जिससे वे सभी छात्रों के बीच लोकप्रिय हो गए। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपने इस पद को त्याग दिया और 1917 में बोस ने प्लांट्स की स्टडी के लिए बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो शुरू में मुख्य रूप से पौधों के अध्ययन के लिए जाना जाता था। अभी तक हमने बात की उनकी अर्ली लाइफ, एजुकेशन और उनके अनुभवों की। अब बात करते हैं उनकी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स की, जिस वजह से भारत को पूरे विश्व में एडमायर किया गया। 10 मई 1901 लंदन में रॉयल सोसाइटी का सेंट्रल हॉल प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से खचाखच भरा था। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि जगदीश चंद्र बोस कैसे प्रदर्शित करेंगे कि पौधों में भी अन्य प्राणियों की तरह भावनाएं होती हैं। इसके बाद उन्होंने एक पौधा चुना, जिसकी जड़ों को सावधानी से उसके तने तक ब्रोमाइल घोल, जो तरह का जहर होता है, वाले बर्तन में डुबोया गया।
उन्होंने उपकरण को पौधे से जोड़ा और स्क्रीन पर रोशनी वाले स्थान को देखा जिसमें पौधे की गति साफ दिखाई दे रही थी। वह स्थान एक घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर-उधर गति करने लगा। कुछ ही मिनटों में कंपन की गति और तेज हो गई और अंततः अचानक रुक गया। पूरी चीज लगभग एक जहरीले चूहे की तरह थी जो मौत से लड़ रहा था और अंततः पौधा भी जहर के संपर्क में आने के बाद मर गया। इस कार्यक्रम की बहुत सराहना हुई। हालांकि कुछ वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं थे और बोस को घुसपैठिया मानते थे और उनके प्रयोगों की भी कड़ी आलोचना करते थे, लेकिन बोस ने हार नहीं मानी। उन्हें अपने प्रयोग पर विश्वास था। उन्होंने यह प्रयोग एक यंत्र के माध्यम से किया था जिसे कैस्कोग्राफ के नाम से जाना जाता है और जिसका आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने ही किया था। इतना ही नहीं, अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने रेडियो और ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया और ऐसे आविष्कार किए जिससे किसी संदेश को बिना तार के भेजा और प्राप्त किया जा सकता था। उनके इसी प्रयोग के कारण ही आज वायरलेस टेक्नोलॉजी काम करती है, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट एक दूसरे वैज्ञानिक मार्कोनी को चला गया, क्योंकि जगदीश चंद्र बोस किसी भी रिसर्च के पेटेंट के खिलाफ थे और वो अपनी रिसर्च को सार्वजनिक कर देते थे ताकि और वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च कर सके। इस तरह मार्कोनी ने उनकी खोज पर आगे काम किया और पेटेंट अपने नाम करा लिया। इसके अलावा भी उन्होंने कई छोटी छोटी रिसर्च की। जगदीश चंद्र बोस को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपने वायरलेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया और उन्हें रेडियो साइंस का जनक माना गया। व्यापक रूप से माना जाए तो बोस माइक्रोवेव रेंज में विद्युत चुंबकीय संकेत उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। जगदीश चंद्र बोस बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, बोटनिस्ट और साइंस फिक्शन के एक अर्ली राइटर थे। बोस को बंगाली साइंस फिक्शन का फादर भी कहा जाता है और उनके सम्मान में चंद्रमा पर एक क्रेटर का नाम उनके नाम पर रखा गया है। बोस को न केवल उनके योगदान के लिए बल्कि भारत में लाए गए परिवर्तनों और भारतीय विज्ञान के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण के लिए भी दुनिया के वैज्ञानिक समुदायों ने अत्यधिक सम्मान दिया है। वह दृढ़ सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे जो जाति व्यवस्था के प्रतिबंधों और हिंदू मुसलमान दुश्मनी से परे थे। जगदीश चंद्र बोस, जिनकी एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी है और जिस तरह वह अपनी अमूल्य रिसर्च को सार्वजनिक कर देते हैं, ये मानवता और प्रकृति के प्रति उनका अमर योगदान है। मगर आज हम उनकी रिसर्च को किसी और विदेशी वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ते हैं और भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का नाम तक नहीं जानते। ये कहाँ तक सही है? कमेंट बॉक्स में बताना जरा।